अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात चहारा की किताब नरगिस से यूनिट नंबर 3 की कहानी कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस करेंगे। कायद-ए-आज़म अजीम रहनुमा म्यूजियम हाउस अजायबघर को कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके मकासद देखते हैं कि इसके मकासद क्या हैं। कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस और उसका तारीखी पस मंजर जान सकेंगे। तुलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नए अल्फाज के मानी से आगाह हो सके, खाली जगह और सवालों के जवाब तहरीर कर सके, खुशखती के असूल यानी कि लिखाई की दुरुस्ती से आगाह हो सके, अल्फाबाई तरतीब की मदद से अल्फाज तहरीर कर सके, दानिशमंदी से मुअम्मे में अल्फाज तिलाश कर सके। शुरू करते हैं अपनी कहानी। कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस। जमात चहारन के तुलबा और तालबात आज कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस कराची का तालीमी दौरा कर रहे थे। कायद-ए-आज़म अजीम रहनुमा म्यूजियम हाउस अजायबघर तालीमी दौरा, तालीमी मकसद से किसी मुकाम पर किसी जगह पर जाना। ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 2 मंजिला इमारत है। शाहराह कहते हैं रोड को या सड़क को, संगम कहते हैं मुलाकात या इकट्ठा होना। इमारत देखने के दौरान तुलबा के जहन में बहुत से सवालात उभर रहे थे। जहन में, दिमाग में सवालात उभर रहे थे, आ रहे थे। जब वो इमारत के बाहर बने बाग में सस्ताने और नाश्ता करने बैठे, सस्ताने, आराम करने और नाश्ता करने, सुबह का खाना खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने अपने उस्तादा पर सवालात की बौछार कर दी। कसरत या भरमार बहुत ज्यादा सवालात पूछने शुरू कर दिए। ये इमारत कब बनी थी? इतनी खूबसूरत इमारत को बनाने वाला कौन था? किस ने इसमें रिहाइश इख्तियार की वगैरह। रिहाइश इख्तियार की, कौन कौन इसमें रहा। निसार की लिखाई खुशखत और लिखने की रफ्तार बहुत तेज थी। खुशखत खूबसूरत और लिखने की रफ्तार ज्यादा थी। इसलिए मिस निगहत ने कागज कलम उठाया और तमाम तुलबा के सवालात एक ही जगह लिखने की गर्ज से निसार को दे दिया। एक ही पेपर दे दिया ताकि तमाम तुलबा तालबात के सवालात उस पे एक ही दफा लिखे जा सकें। यूं इंटरव्यू के सवालात एक पर्चे पर तैयार हो गए। इंटरव्यू कहते हैं बाज़ाब्ता मुलाकात या किसी से मिलकर सवाल जवाब करना वगैरह। नाश्ते के बाद ये सब दोबारा इमारत के अंदर गए और निगरां कहते हैं निगरानी करने वाला। निगरान से एक इंटरव्यू लेने की इजाजत मांगी, इजाजत तलब की। उन्होंने कमाले मेहरबानी कहते हैं नहायत शफकत से उन सब से बात करने के लिए इमारत का एक बड़ा कमरा मुंतखब किया, चुन लिया, कमरे का इंतखाब कर लिया। तुलबा ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। निगरान ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। कुछ तुलबा फर्श ही पर बैठ गए और कुछ खड़े रहे। अगला सफा देखते हैं हम इसका। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगले सफे पे हम देख रहे हैं सबसे पहला सवाल निसार ने किया। निसार, इस खूबसूरत इमारत का रकबा कितना है? रकबा कहते हैं इलाका या जमीन। निसार ने सवालात का पर्चा आगे सैफ को दे दिया। निगरां, इसका रकबा 10,214 गज पर मुहित है, अहाता किए हुए है, घेरे हुए है। सैफ, इस इमारत का मुमार यानी कि बनाने वाला कौन है? सैफ ने सवालात का पर्चा, मेमार बनाने वाला कौन है? सैफ ने सवालात का पर्चा इशार की तरफ बढ़ा दिया। निगरां, उस वक्त के मेमार एच सोमाक ने ये इमारत बनाई थी। इशार, ये इमारत कब तामीर हुई? निगरां, ये इमारत 1865 में तामीर हुई। इंशरा, ये इमारत किस के इस्तेमाल में रही? निगरां, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये एच सोमाक ने बनाई, तो सबसे पहले तो ये उनके जाती इस्तेमाल में रही, उनके खुद के इस्तेमाल में रही। बाद में बरतानवी फौज ने ये इमारत किराए पर ली, तो उनके मुख्तलिफ जर्नैल इसमें रहे।
मिस निगर, मैंने सुना है कि पहले इस म्यूजियम का नाम कुछ और था। निगरां, जी हाँ, जब बरतानवी जर्नैल यहाँ रहते थे तो इस इमारत का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस था। जाजम, और फिर इसके बाद यहाँ किस किस की रिहाइश थी? निगरां, जी बेटा, मैं आपको बताने ही वाला था कि बरतानवी जर्नैल के बाद 1940 ईस्वी में ये इमारत एक पारसी ताजर सोहराब काउस जी ने खरीद ली। सोहराब काउस जी एक पारसी ताजर का नाम है। सादिक जो बेचैन था, बेकरार था और उसके जहन में यकीनन कुछ जरूर था, फौरन बोला, ये बताइए कि ये इमारत बानिए पाकिस्तान कायदे आजम के पास कैसे आई? बानिए पाकिस्तान के बानी यानी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पास कैसे आई? निगरां, मुझे आप बहुत ज़हीन लगते हैं, मुझे आप बहुत होशियार लगते हैं जो फौरन ये सवाल कर बैठे कि जिसके नाम पर ये इमारत है उसके पास कैसे आई। निगरां के तारीफी कलमात सुनकर सादिक मुस्कुराया। तारीफी कलमात, तारीफ में कहे जाने वाले अल्फाज। 1943 में बानी पाकिस्तान कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दीदा ज़ेब इमारत देखी, दीदा ज़ेब दिलकश खूबसूरत इमारत देखी, तो वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने ये इमारत खरीद ली। राहीला, क्या इस इमारत में कायदे आज़म अकेले रहते थे? निगरां, जी नहीं, उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उनके साथ यहाँ रिहाइश पजीर थी, यहाँ रहती थी। मिस निगर, ये भी बताइए कि इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? म्यूजियम में अजायब घर में किस तरह बदल दिया गया? निगरां, जनाब, 1964 तक तो ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रही, मगर बाद में हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जिन्ना से खरीद कर इसे कौमी वर्सा करार दे दिया। कौमी वर्सा कौम की विरासत करार दे दिया और इसे कायदे आजम म्यूजियम हाउस का नाम देकर 1993 में आवाम के लिए खोल दिया। जाजम, ये इमारत यकीनन किसी न किसी खास महकमा के जेर निगरानी होगी। खास महकमा, अहम इदारा, जेर निगरानी देखभाल करने के लिए। निगरां, जी हाँ, ये इमारत महकमा सकाफत कहते हैं तहजीबी इदारे को। सियाहत और नवादरात, सियाहत कहते हैं सैर करने वाले, नवादरात कहते हैं नादर की जमा है कीमती चीजें। जेर निगरानी, उनकी निगरानी में उनकी देखभाल करने के लिए। मिस निगर, क्या आप बच्चों को बताएंगे कि इस म्यूजियम में जो सामान रखा गया है इसका ताल्लुक किन मुकामात से है, किन जगहों से है? निगरां, जी जरूर। इस म्यूजियम में औरंगजेब रोड, नई दिल्ली वाली रिहाइशगाह से लाया गया सामान मौजूद है, जिसमें कश्मीरी फन से मुजयन कहते हैं आरास्ता, सजा हुआ, हाथी दांत से बने टेबल लैंप और इंग्लिस्तान की नफीस कराकरी शामिल है। नफीस कराकरी उम्दा बर्तन शामिल है। राहीला, मगर हमने तो म्यूजियम में और भी बहुत कुछ देखा है, जरा उन सब की तफसीलात भी बताएं। निगरां, जी बेटा, इस म्यूजियम में बानिए पाकिस्तान कायदे आजम के तारुफी कार्ड, काफूर की लकड़ी के बॉक्स, सोफे, कुर्सियां, टेलीफोन, कुरान करीम के नुस्खे, डाइनिंग टेबल और संदल की लकड़ी के सिगार के बॉक्स शामिल हैं। सिगार एक किस्म का सिगरेट जिसे अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। सैफ, ये तो बताइए इमारत में कमरों के अलावा और क्या क्या है? निगरां, निचली और ऊपरी मंजिल पर 12 कमरे, किचन और बालकनी समेत 8 सर्वेंट क्वार्टर्स नौकरों के रहने के लिए कमरे यानी मुलाजमीन के रिहायशी यूनिट्स हैं। एक बात मैं आपको खुद से बताना चाहता हूँ कि इस इमारत को महकमा इदारे को कहा जाता है। आसारे कदीमा पुराने अलामात में कायदे आजम और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इस्तेमाल में रहने वाले फर्नीचर्स और दीगर सामान से कुछ इस तरह आरास्ता कर रखा है कि देखने वाला ये महसूस करता है कि कायदे आजम और फातिमा जिन्ना अपने कमरों से अभी टहलने के लिए गए हैं। इशार, जी बिल्कुल,
इन चीजों से ऐसा लग रहा है कि अभी कायद आजम और फातिमा जिन्ना कहीं से निकलकर हमारे सामने आ जाएंगे। इशार की बात पर तमाम बच्चों ने सर हिलाया और फिर मिस निगहत ने निगरान का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत तलब की। निगरान ने तमाम बच्चों को खुदा हाफिज कहा और इमारत के बाहर गेट तक छोड़ने आए। अच्छा, तो बच्चों अभी हम इसकी मश्क देखते हैं। उसमें क्या है, जैसे कि हमने मकासद में बता दिया था कि आप इसकी मश्क खुद करने के काबिल हो गए होंगे। अभी हमने सबसे पहले जो चीज की, अल्फाज मानी आपको पूरी कहानी के बता दिए गए हैं। आप तमाम के तमाम अल्फाज मानी अच्छे से याद करेंगे। मरूजी सवालात हैं, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। कहानी को पढ़ने के बाद आप इन तमाम को हल करेंगे। आगे हमारे पास खुशखती है, यानी कि लिखाई की दुरुस्ती। हदायत हरूफ लाइन पर और 2 चश्मी है दुरुस्त तरीके से बनाइए। आप इसकी बार बार मशक करेंगे ताकि आप लोग अपने 2 चश्मी है को दुरुस्त तरीके से लिख सकें। सवाल जवाब में हमारे पास सवालों के जवाब अपनी कॉपी पे लिखिए। कायद आजम म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या है, इमारत का रकबा कितना है और ये कब तामीर हुई, 1943 में ये इमारत किसने खरीदी, इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया, हमारे जहन में किसी चीज को देखकर सवालात क्यों उभरते हैं। यूनिट के मकासद में आपको बता दिया गया था कि आप अल्फाबाई तरतीब से इन्हें लिखेंगे। सवाल नंबर 4 हमारे पास दिए गए अल्फाज मोमे में तलाश कीजिए। आप तमाम अल्फाज मोमे में तलाश करके इसको हल करेंगे। हमारे पास सरगर्मी है, अभी हम ग्रुप्स नहीं बना सकते क्योंकि आप सब घरों में हैं। आप इसको पुराने गत्ते या थर्मोकोल शीट की मदद से कायद आजम म्यूजियम बनाएंगे। कायद आजम की तस्वीर और अकवाल भी चस्पा कीजिए। आप इस सरगर्मी को अपने अपने घर में करेंगे। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कायद आजम म्यूजियम हाउस, और आप इसकी मशक को हल करने के काबिल हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जमात चहारन की किताब नरगिस से यूनिट नंबर 3 की कहानी। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं। परचमों में अजीम परचम। सबसे पहले इसके मकासद देखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद तुलबा तालिबात किस काबिल हो जाएंगे। तुलबा तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो कौमी परचम के आदाब से वाकिफ हो सकें, कौमी परचम के रंगों, चांद और सितारे की अहमियत से आगाह हो सकें, परचम के सरबुलंद होने की अजमत और सरनिगूं रखने की वजह से वाकिफ हो सकें, नए अल्फाज के मानी जान सकें, खाली जगह में दुरुस्त जवाब चुनकर लिख सकें, यानी कि अपनी मश्क को अच्छे से हल कर सकें। तो शुरू करते हैं। परचमों में अजीम परचम। परचम या झंडा दरअसल कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर कुछ डिज़ाइन, खाके या तस्वीर बनी होती हैं और इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौमी परचम किसी मुल्क के नाम के बाद उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। पहचान होता है, उसकी शिनाख्त होता है। वो मुल्क दूसरी कौमों की बरादरी में अपने नाम और अपने परचम से पहचाना जाता है। कौमों की बरादरी, बरादरी कहते हैं कौम या ख़ानदान को अपने नाम और परचम से पहचाना जाता है। अपने परचम की वजह से उसकी पहचान होती है, शिनाख्त होती है। तारीख में परचम का सबसे पहले इस्तेमाल 2000 साल पहले चीन और यूरोप में रूमी दौर में मिलता है। रूमी दौर में, रूमियों के ज़माने में मिलता है। किसी परचम का रंग और उसका डिज़ाइन मुंतखब करते वक्त, डिज़ाइन का इंतखाब करते वक्त, चुनते वक्त उस कौम की तारीख, सकाफ़त या मज़हब को पेश नज़र रखा जाता है। सकाफ़त कहते हैं तहज़ीब या कल्चर या मज़हब, दीन को पेश नज़र रखा जाता है। चांद या हिलाल को इस्लामी सकाफ़त में ख़ास अहमियत हासिल है। ख़ास अहमियत हासिल है, अहम मुकाम हासिल है। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चांद को देखकर किया जाता है। आगाज़ इस्लामी महीनों की शुरुआत नए चांद को देखकर की जाती है।
इसी तरह मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ मिजाजों और रवायात को जाहिर करते हैं, उनका इजहार किया जाता है। पाकिस्तान के परचम के सब्ज रंग का ताल्लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सब्ज रंग से ताल्लुक़ रखता है। कुछ ममालिक के झंडों का रंग सुर्ख रंग जोश और जज्बा, जोश कहते हैं जज्बा लगन और जिद्दोजहद कोशिश के मायने देता है। अमेरिका के झंडे पर मौजूद सितारे उसकी रियासतों की नुमाइंदा हैं, नुमाइंदगी करते हैं उसकी रियासतों की। नुमाइंदा होता है किसी शख्स या ग्रोह की तरफ से पेश होना। पाकिस्तान का परचम सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने कायद आज़म की हदायत पर डिज़ाइन किया था। ये गहरे सब्ज़ और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 हिस्से सब्ज़ और 1 हिस्सा सफ़ेद है। सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों कम तादाद के ग्रोहों यानी गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है, गैर मुस्लिमों को जो मुसलमान नहीं हैं उनका इजहार करता है। झंडे पर अक़लियतों की नुमाइंदगी ये जाहिर करती है कि उस मुल्क में उन्हें भी वही मुकाम वही मर्तबा हासिल है जो अक्सरियत यानी मुसलमानों को हासिल है। अक्सरियत ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद का ग्रोह ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, उनके बराबर उन्हें भी वही मुकाम वही मर्तबा दिया गया है। अक़लियतों में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोग भी शामिल हैं। दूसरे दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद यानी हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा है। सफ़ेद रंग के चांद का मतलब तरक्की और सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है, तरक्की कामयाबी को। सितारे के 5 कोने इस्लाम के 5 अरकान कलमा पर यकीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को जाहिर करते हैं। ये इस्लाम के 5 अरकान हैं। इसी तरह चाँद को दुनिया भर में इस्लाम की निशानी समझा जाता है, इस्लाम की अलामत समझा जाता है। इसे हिलाल भी कहते हैं। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चाँद को देखकर किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर चाँद ही की तारीखों के हिसाब से बनाया गया है। पूरी दुनिया में परचम के आदाब का, एहतराम का तयन कर लिया गया। इसे मुकर्रर कर लिया गया कि परचम का जो अदब है वो बहुत ज़रूरी किया जाएगा। ये कौमों की निशानी होने की वजह से काबिल एहतराम होता है, एहतराम के, इज़्ज़त के काबिल होता है, इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसे कभी उल्टा ना लहराया जाए, ज़मीन से ना लगने दिया जाए। जब पुराना हो, कदीम हो जाए या फट जाए तो भी डब्बे में बंद करके ज़मीन में दबा दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, ताकि बेअदबी से महफूज रहे, बेअदबी से, बेहुरमती से, बेइज्जती से महफूज रहे, इसकी हिफाजत की जा सके। आंधी, तूफ़ान या तेज़ बारिश में उतार कर रख लिया जाए। ख़ास मौक़ों और तारीख़ों पर इसके लहराने का एहतमाम किया जाता है, इंतज़ाम किया जाता है। मसलन योम पाकिस्तान 23 मार्च, योम आज़ादी 14 अगस्त, 25 दिसंबर, योम कायद आज़म। इन तारीख़ों के अलावा जब हुकूमत इसको लहराने का ऐलान करे। कुछ अफसोस के मौक़ा पर इसे सरनगू करके, नीचे करके कौमी सदमे, कौम के दुख, तकलीफ़ या रंज को ज़ाहिर किया जाता है। कौम के दुख, तकलीफ़ या सदमे का इजहार किया जाता है। सरनगू होने का मतलब ये है कि परचम को डंडे की बुलंदी से कदरे नीचे बांधा जाता है। कायद आज़म के योम वफ़ात 11 सितंबर, अल्लामा इकबाल के योम वफ़ात 21 अप्रैल और लियाकत अली ख़ान के योम वफ़ात 16 अक्टूबर पर कौमी परचम सरनगू रहता है, नीचे रहता है। या जब कभी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत ये ऐलान करे, मसलन शाह फैसल शहीद की शहादत के वक्त परचम सरनगू किया गया था। कौमी हादसात पर भी परचम सरनगू किया जाता है।
ये कुछ ममालिक के परचम यहाँ दिखाए गए हैं। तुर्की का, अमेरिका का, चीन का, कनाडा का, बरतानिया का, भारत का, सऊदी अरब का और ईरान का। ये इन तमाम ममालिक के झंडे हैं, इनकी पहचान है, इनकी शिनाख्त है। ओके, तो बच्चों अब हम इसकी मश्क देख लेते हैं एक नज़र। उम्मीद है आप मश्क को खुद करने के काबिल हो गए होंगे, जैसा कि हमने मकासद में पढ़ा था। सबसे पहले सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए। सब बच्चे दुरुस्त तलफ़ुज़ को पढ़ते हुए परचमों में अजीम परचम को पढ़ेंगे। नए अल्फाज के मानी आपको तकरीबन पूरी कहानी के बता दिए गए हैं। नए अल्फाज के मानी करेंगे आप सर। मरूज़ी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। कहानी को पढ़ने के बाद आप इसको पेंसिल से भरेंगे, हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास खुशखती है, हरूफ की बदलती अशकाल। मुख्तलिफ हरूफ से मिलते हुए बे और जीम के अशकाल की तब्दीली पर गौर कीजिए। आप इसकी मुकम्मल मश्क करेंगे, बार बार अपने कॉपी पे इसकी दोहराई करेंगे, मश्क करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे हमारे पास हैं सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। परचम क्या होता है? चाँद या हिलाल को इस्लामी सकाफ़त में क्यों अहमियत हासिल है? सितारे के 5 कोने किन बातों को ज़ाहिर करते हैं? परचम का एहतराम क्यों ज़रूरी है? सरनिगूं होने का क्या मतलब है और ऐसा कब किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात चहारम की उर्दू की किताब नरगिस से यूनिट नंबर 3 की नज़्म चाँद और सितारा करेंगे। सबसे पहले हम इसके मकासद देखते हैं। इसके मकासद हैं हमारे पास, तुलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो कौमी परचम पर बने हुए चाँद सितारे की अजमत से वाकिफ़ हो सकें। शायर की वतन अजीज से मोहब्बत के जज्बात की मंजूम तर्जमाने से रोशनास हो सकें। नए अल्फाज की मानी जान सकें। नज़म के अशार खुशखत तहरीर कर सकें। दिए गए सवालात के जवाबात दे सकें। हम आवाज़ अल्फाज नज़्म से चुनकर लिख सकें। तो शुरू करते हैं अपनी नज़्म चाँद और सितारा। एक रात आसमां से एक चाँद और सितारा छुप छुप के कर रहे थे दुनिया का जब नज़ारा। एक रात आसमान पर एक चाँद और सितारा छुप छुप कर पोशीदा होकर कर रहे थे जब दुनिया का नज़ारा, जब दुनिया को देख रहे थे, जो मंजर उन्हें दिखाई दे रहे थे उन्हें देख रहे थे। दोनों ने मिलके सोचा वो ज़मीन पे जाएं, घूमे इधर उधर भी कुछ सैर करके आएं। दोनों ने मिलकर ये सोचा, उन्हें ख्याल आया कि हम ज़मीन पे जाएं, खूब सैर व तफरीह करें, ज़मीन को देखें, इधर उधर जाएं। आए ज़मीन पे दोनों, दुनिया को खूब देखा, जंगल, पहाड़, दरिया, गुलजार और सहरा। दोनों ज़मीन पर आए और दुनिया को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से देखा। जंगल, पहाड़, दरिया, गुलजार कहते हैं बाग, चमन, सहरा, रेगिस्तान। लाखों ही बोलियां थीं, हर रंग के थे हैं वहाँ, लेकिन था सबसे अच्छा दुनिया में सिर्फ इंसान। लाखों ही बोलियां थी, बहुत ज़्यादा बोलियां बोलने वाले, हर रंग के बहुत से हैवान थे, जानवर थे, लेकिन सबसे अच्छा जो दुनिया में था, जो उन्हें दुनिया में सबसे अच्छा लगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान था। इंसान ही तमाम मखलूक़ात से अफजल है, इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। दोनों ने फिर ये सोचा गुलशन नया बसाएं, सबको नज़र भी आए, ऊंचा सा घर बनाएं। दोनों ने मिलकर ये ख्याल किया कि एक नया बाग बनाते हैं, एक नया बाग बसाते हैं, जहाँ से हम सबको नज़र भी आए, सबको दिखाई भी दें, लेकिन वो बहुत ऊंचा हो। हर मुल्क में थी खूबी, सौगात ही अलग थी, इस पाक सरजमीन की कुछ बात ही अलग थी। हर मुल्क में, हर वतन में, हर जगह पे खूबी, अच्छाई, सिफात, सौगात, तोहफे, तमाम तोहफे ही अलग थे, अलहदा थे, लेकिन इस पाक सरजमीन की, पाक ज़मीन की कुछ बात ही अलग थी। इस वतन पाकिस्तान की बात ही सबसे अलहदा थी। सबसे लगा जो अच्छा मेरे वतन का साया,
दोनों ने मिलकर अपना परचम में घर बनाया। सबसे जो अच्छा उन्हें वतन में अपने वतन का साया, अपने वतन की छांव लगी। दोनों ने मिलकर परचम में अपना घर बनाया। यानी कि हम भी देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी परचम पर, हमारे झंडे पर चांद और सितारा बना हुआ है। अजमत की है अलामत और सबका है सहारा, रोशन रहे हमेशा ये चांद और सितारा। अजमत बड़ाई की अलामत है, निशानी है, और ये सबका सहारा है। रोशन रहे हमेशा, हमेशा ये चमकता रहे, हमेशा हमारे परचम पर चांद और सितारा चमकता रहे। परचम पे चांद तारा करते हैं ये दुआएं, बच्चे भी इस वतन के ऐसे ही जगमगाएं। हमारे परचम पर, हमारे झंडे पर जो चांद और तारा बना हुआ है, वो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे वतन के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से जगमगाएं, रोशन रहें। ओके, तो बच्चों अब हम इसकी मश्क देखते हैं। उम्मीद है नज़म आपको समझ में आ गई होगी। नए अल्फाज के मानी आपको तमाम के तमाम बता दिए गए हैं नज़्म में, जो कि आपको तशरीह करने में आसानी देंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास है अल्फाज मानी के बाद हमारे पास खुशखती है। नज़्म के आखिरी 4 अशार कॉपी में खुशखत लिखिए। उसके बाद हमारे पास सवाल जवाब हैं। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। इस नज़्म के शायर कौन हैं, ये नज़्म किसके बारे में है, शायर के ख्याल में परचम पे मौजूद चांद तारा क्या दुआ करते हैं। इस नज़्म से अपना पसंदीदा शेर चुनकर खुशखत लिखिए। उम्मीद है आपको नज़्म चांद और सितारा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसके तमाम अशार की तशरीह करने के काबिल हो गए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जमात चहारम की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 3 की कहानी जो है वो एक इंटरव्यू है, कहानी नहीं है, कूड़ेदान से इंटरव्यू है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मकासद देखते हैं कि इसके मकासद क्या हैं। कूड़ेदान से इंटरव्यू। तुलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो सफाई की अहमियत से वाकिफ हो सकें, इंटरव्यू के तरीके के बारे में जान सकें, फर्जी और हकीकी इंटरव्यू के बारे में आगाह हो सकें, सवालात खुद बनाने की सलाहियत पैदा कर सकें, तसव्वुर करके जवाबात खुद लिखने की सलाहियत पैदा हो सके। शुरू करते हैं कूड़ेदान से इंटरव्यू। कूड़ेदान से इंटरव्यू है बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम। एक बच्ची ने स्कूल के रिसाले के लिए कूड़ेदान का इंटरव्यू लिया। आप भी इसे पढ़ें और लुत्फअंदोज हों, आप भी इससे मजा लें। मैं, हेलो कूड़ेदान। कूड़ेदान, हेलो। मैं, क्या हाल है आपका। कूड़ेदान, जी बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत बुरा हाल है, बहुत खस्ता हाल है, मैं बुरी हालत में हूँ। मैं, क्यों भाई, आपको क्या हो गया। कूड़ेदान, क्या बताऊँ मैं आपको, आप लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं रही। मैं, क्या मतलब। कूड़ेदान, आपको मालूम है हम किस लिए होते हैं। मैं, जी हाँ, कूड़ा करकट डालने के लिए। कूड़ेदान, लेकिन क्या आप लोग हमारे अंदर कूड़ा डालते हैं, यानी कि क्या आप हमें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कूड़ा हमारे अंदर ही डाला जाए। आप लोगों ने कूड़ा हम में डालने के बजाय यहाँ वहाँ डाला और हमारा ये हाल किया। यानी कि कूड़ेदान के कहना है कि आप लोग कूड़ा हमें नहीं डालते, इधर उधर फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हमें इस्तेमाल नहीं करते। मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो अपने बारे में बताइए और समझाइए। कूड़ेदान, तो फिर सुनिए, मैं जब नया नया एक गली के कोने पर रखा गया था तो मैं बहुत खुश था। मैं समझ रहा था कि जैसा मैं हूँ वहाँ के लोग वैसा ही रखेंगे। मैं, फिर यकीनन रखा होगा। कूड़ेदान, जी नहीं, मैं अभी इस खुशफहमी में मुब्तला था, इसी खुशी में मुब्तला था कि एक बच्चा मेरी तरफ मुझे आता दिखाई दिया, मुझे नज़र आया। मैं बहुत खुश था कि मेरा पेट भर जाएगा, यानी कि वो कूड़ा मेरे अंदर डालेगा। मैं, पेट।
कूड़ेदान, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि वो मेरे अंदर कचरा डालेगा। मगर ये क्या, उस बच्चे ने कूड़ा मेरे करीब फेंका और उछलता कूदता चला गया। मैं, तो क्या किसी और ने कूड़ा उठाकर आपके अंदर नहीं डाला? कूड़ेदान, जी नहीं, मैं भी यही समझ रहा था, मगर एक और आदमी ने भी यही हरकत की। वो तो शुक्र है कि मेरा दोस्त आ गया और उसने सारा कूड़ा मेरे अंदर डाल दिया। मैं, आपका दोस्त कौन है? कूड़ेदान, आपको नहीं मालूम? मैं, जी नहीं। कूड़ेदान, भाई मेरा दोस्त जमादार है। जमादार किसे कहते हैं? वो जो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करने के बाद कूड़ेदान में डालता है। वही तो है जो मेरा माफ कीजिएगा, पेट भरता है। मगर उस दिन के बाद वो भी नजर ना आया, दिखाई ना दिया और मेरी हालत खराब होती गई। मेरी हालत और बिगड़ती गई, खराब होती गई, खस्ता हाल होती गई। और अब मेरी हालत ये हो गई है कि यहाँ से वहाँ खाली लुढ़क रहा हूँ, खाली लटक रहा हूँ। मैं, मुझे आपकी आप बीती सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। कूड़ेदान, अब बताइए किसने मेरी ये हालत की है? मैं इस सवाल का जवाब शर्मिंदगी से सोचती हुई वापस आ गई, शर्मिंदगी से, नदामत से। क्या आप इस मसले का हल बता सकते हैं? तो बच्चों आप भी देखेंगे, या आपने यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है च, आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ना। जब हम इजहार अफसोस करते हैं तब हम करते हैं ये वो हैं। उसके बाद आपने इस मसले का हल देखना है। क्या आप देख सकते हैं, बता सकते हैं? आप अपने कॉपी में लिखेंगे इसे। उम्मीद है आपको कूड़ेदान का इंटरव्यू समझ आ गया होगा। ओके तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।